एक शाम प्राची टीवी पर सीरियल देख रही होती है, तभी उसकी सास वहां आती है। अरे सीरियल में तो ऐसे मग्न है जैसे आज रात का खाना पड़ोसी आकर बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं था आपने अपने बेटे की शादी पड़ोस में भी की हुई है। हैं? मतलब? मतलब इस घर में सारा काम बहू ही करती है, आप तो सिर्फ खर्राटे मारती हैं। अच्छा जी, फिलहाल तो तुम आराम फरमा रही हो, चलो जाओ, ये मेरे टीवी देखने का समय है। आहा, इसलिए मुझे भगाया जा रहा है। सॉरी, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्राची की इस बात पर दोनों सास बहू के बीच टीवी रिमोट के पीछे बच्चों जैसी छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके बीच श्लोक भी काम से घर वापस आ जाता है। हाँ, आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरे बीवी मुझे टीवी ही नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पर तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते। अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की धूली है ना। अरे बस दोनों चुप। प्राची जाओ, खाने की तैयारी करो। और माँ तुम छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं, शांति से अपना सीरियल देखो, मुझे दोबारा लड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है, खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को श्लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहां दूध का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं। और सुन बेटे, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ हाँ, बस समझ गया। कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी। भाई मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मनमौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहां नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। ओ मुरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा 4 बात सुनाएंगे। प्राची ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है, जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटे, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और शाम को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ, तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाऊं, इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी। अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती है। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया, तुम्हें मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है। अरे वाह, अरे जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तू समझ गया। जब उसे नहीं जाना तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अच्छा, फिर आपको मौसी के घर छोड़ाता हूँ। बस अब आप दोनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं झेल सकता। है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई, इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू मैं नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियां कैसे मिलेंगी?
तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीन बहुओं के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी। ना कोई सीधे मुंह किसी से बात करती, ना किसी का कहना मानती। पड़ोसी भी इस बात को जानते थे और जाने कैसे कैसे बातें भी करते। इसीलिए सासू माँ ने तीनों बहुओं को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है। नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे जेठानी जी, जानबूझकर मुझे डबल काम करवाती है आप, और छोटी मुझसे टेढ़े मुंह ही बात करती है। इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी, आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी, गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है? मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों? मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती हैं। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी। सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती हैं, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है? चाय है या मीठे दूध की बासुंदी? हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ चलो, हाँ आती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मेरा पेट चाय नहीं चौपट कर दिया वही काफी है, पराठे से पोपट नहीं करवाना। मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो। कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी? तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जेठानी जी, अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जेठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं।
अरे तीनों को साफ करना है, एक साथ सफाई करते हैं ना। अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसती ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दी। आए मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती है। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो, आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी। अरे जी माँ जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है। अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है। मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? क्या माँ जी? क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन तुम्हारी हरकतें बताने के लिए। अपने पराए घर की लड़ाइयाँ कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया, मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज 2 भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था। मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है भैया, मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है, फिर कहता है, ओके, तुम यहीं रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहाँ रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहां पुलिस आ जाती है। चलो चलो, कौन है रवि, थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं, चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया, मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफ़ी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया, 1 महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो, पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी ज़रूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था? तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि, तू तो समझ, पापा को हमारी ज़रूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले।
बैक टू रवि जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था? मैं ना पिता का हुआ ना ही भैया का। मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहां पुलिस वाला आता है। रवि, तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी, आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया, आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती? अच्छा, ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में। डरने की कोई बात नहीं। जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सज़ा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी, क्या हुआ? परेशान क्यों हो रही हो? भाभी, अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं क्या करूंगी भाभी? रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों? ये मकान है ना, और मेरे कुछ गहने भी है। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी, ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है। पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था। पापा को तो बचा नहीं पाए, लेकिन भैया को ज़रूर बचा लेंगे। और भगवान चाहेंगे ना तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे। साक्षी। थोड़ी देर में राज वहां आता है। सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलती। राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है, भैया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया, आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की। भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया, आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया, एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई, अपने तो अपने ही होते हैं। पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर तू तो मेरा भाई है। पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई। अमीर ननद की गरीब भाभी। रीना एक मध्यम परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी भाभी शिवानी एक बड़े घर की बेटी। शिवानी की शादी अभिषेक से लव मैरिज थी। अरे भाभी, ये कितना अच्छा सूट पहना है आपने। काश ऐसा मैं भी पहन पाती। अरे क्यों नहीं रीना, वैसे भी तुम्हारा और मेरा नाम तो एक ही है, जब मन करे पहन लेना। भाभी, आपको आपके पापा ने कितने अच्छे कपड़े गहने दिए हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी जो हूँ। बेटी तो मैं भी इकलौती हूँ, लेकिन क्या करे, पापा है नहीं, पता नहीं कैसे होगी मेरी शादी। तभी वहाँ शिवानी की सास आ जाती है। अरे क्यों नहीं करेगा भाई तेरी शादी धूमधाम से, आखिर जिम्मेदारी है तो उसकी। और वो दिन भी आ जाता है जब रीना की शादी तय हो जाती है। अभिषेक, क्या हुआ? आप इतने परेशान तो कभी नहीं दिखे। कोई बात है तो बताइए मुझे। अरे शिवानी, वैसे तो शादी का सारा इंतज़ाम हो गया है, लेकिन गहनों का रेट तो आसमान छू रहा है। कैसे क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में शिवानी अपने पूरे गहने अभिषेक के सामने रख देती है। ये लीजिए, गहनों का इंतजाम भी हो गया। अरे नहीं नहीं शिवानी, मैं ये गहने किसी हालत में भी नहीं ले सकता। ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था, और तुम हो कि। तभी वहां सास आ जाती है। अरे तो क्या हुआ, इसकी तो हो गई ना शादी, अब किसे दिखाने हैं इसने गहने। सास गहनों का डिब्बा शिवानी के हाथ से लेकर वहां से चली जाती है। रीना की शादी धूमधाम से होती है और अब वो बड़े घर की बहू बन जाती है। वहीं रीना की शादी के बाद शिवानी और अभिषेक
उसकी शादी के कर्जों से डूब जाते हैं। मैं सोच रही हूँ नौकरी करनी शुरू कर दूँ, वैसे भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे शिवानी कुछ दिन कर लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़रूरत भी है। अब शिवानी भी नौकरी करने लगती है और घर खर्चे में अभिषेक का हाथ बटाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था। कह रही थी कि आने वाले त्योहार में उसके ससुराल जाना है। ठीक है माँ। अरे ठीक तो है, लेकिन एक काम कर लेना, उसके सास ससुर से लेकर पूरे खानदान के कपड़े मिठाइयाँ सब ले आना, और हो सके तो रीना के लिए छोटे से कान में पहनने के बूंदे भी। और क्या है ना, शादी में उसे सारी बड़ी बड़ी कान की ज्वेलरी दी थी, घर में पहनने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। शिवानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि कर्जों और घर के खर्चों के बाद तो पैसे बचते ही नहीं थे। शिवानी फिर अपने पिता को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है। देखो शिवानी, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही मना किया था कि ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अरे अभिषेक को शर्म आनी चाहिए जो ससुराल से पैसे मंगवा रहा है। शिवानी को पिता की बात पर गुस्सा आ जाता है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं परेशान थी, इसलिए आपसे मदद की उम्मीद की पापा। अभिषेक को तो पता भी नहीं है कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। शिवानी सोचती है कि वो अभिषेक से बात करे, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो टेंशन ले लेगा। तभी शिवानी की नज़र हाथ के कंगन पर पड़ती है। सीधे बाजार जाती है और उसे बेचकर ननद के घर ले जाने का सारा सामान लेकर आती है और सास के सामने रख देती है। हाँ ठीक है, लेकिन फल थोड़े और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। शिवानी कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? अरे तूने तो उसकी नाक ही कटवा दी। अब मैंने क्या कर दिया माँ? कह रही थी कि बड़े घर की बहू है भाभी, जो कपड़े दिए वो ब्रांडेड भी नहीं थे। तू तो जानती है ना उन लोगों का पहनावा कितना अच्छा है। तू तो मेरी बेटी का भला कभी सोचती नहीं। हाय भगवान, अरे बड़े घर की बहू है, इसी बात की जलन है ना तुझे? लेकिन याद रख, मेरी बेटी का सोचने के लिए भगवान है। तुम लोग कभी उसका बुरा नहीं कर पाओगे। अब शिवानी के मन में सवाल था कि क्या ईश्वर सिर्फ रीना के साथ है, उसके साथ नहीं? लेकिन उसे सुकून था कि वो अभिषेक के साथ उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में बराबरी की हकदार है। शिवानी वहां से चली जाती है। वो सास से कुछ नहीं कहती, क्योंकि अमीर घर की बहू बनकर रीना को भले ही सुकून ना हो, लेकिन गरीब घर की बहू बनकर शिवानी खुश है, क्योंकि खुशी पैसों से नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लॉकडाउन से पहले गीता के घर का नजारा कुछ ऐसा था कि रोहन ऑफिस जाता था और शिविन स्कूल। जिनके घर से जाने के बाद गीता काम खत्म करके बाकी समय आराम करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑफिस और स्कूल घर में ही खुल गए और इससे गीता का हाल वो तो आपको देखने में ही मजा आएगा। शिविन, ओ शिविन, महाराज उठने के लिए क्या 21 तोपों की सलामी लेंगे? अरे बिस्तर से बाहर निकल, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। अरे तुम भी हद करती हो, स्पीकर की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? दिख नहीं रहा मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब कैमरा और स्पीकर ऑन कर रहा हूं, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। इस पर जैसे ही रोहन लैपटॉप का कैमरा और स्पीकर ऑन करता है, तभी कुकर की सीटी बजती है। करा लो अब इसे चुप। लॉकडाउन नहीं हुआ, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया। दोनों बाप बेटे ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसा बोलकर गीता वहां से शिविन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां शिविन अभी भी सो रहा होता है। ओ आलसी, अब अगर 5 मिनट में नहीं उठाना तो आज तेरा गेम और यूट्यूब कैंसिल। माँ की बात सुनकर शिविन बिना 1 मिनट गंवाए उठ खड़ा होता है। उठ गया, अभी नहाकर भी आता हूँ।
ये नाटक कहीं और, मुंह पर गीला कपड़ा मार और पढ़ने बैठ। शिविन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गीता उसे वहां बिठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे में वापस आती है। हाय राम, तुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला था, कैमरा ऑफ करके बिस्तर पर नाचने के लिए नहीं बोला था। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बाद में पढ़ा देना ना, वैसे भी अटेंडेंस तो लगी गई है। हाँ हाँ बेटा, जरूर बन जा, तू अभी से हम सबका बाप बन जा। अरे नहीं मतलब कहाँ से लाते हो इतना दिमाग, और पढ़ाई करते हुए ये चला कहाँ जाता है। नाइस क्वेश्चन, दिमाग से पूछकर बता दूंगा। शिविन की बातों से परेशान होकर गीता उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी वो कमरे से बाहर भाग जाता है। अब शिविन आगे आगे और गीता हाथ में चप्पल पकड़े उसके पीछे पीछे पूरे घर में दोनों घूम रहे होते हैं। इसी बीच वो रोहन के पास पहुंच जाता है और शिविन को मारने वाली चप्पल रोहन के लैपटॉप पर जाकर गिरती है। ओए माँ! मम्मी, अब पापा को चप्पल मार रही हो? वो आज तक के रिपोर्टर, चुपचाप जाकर क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो अगली तेरे पीछे लगेगी। इस पर शिविन वहां से चला जाता है, जिसके बाद रोहन गीता से कहता है, इस सर्कस के लिए कुछ बोलना चाहोगी? अरे क्या करूं, जब से तुम दोनों घर में रहने लगे हो, घर अपने आप ही सर्कस बन गया है और मैं तुम्हारी नौकर, कभी बेटी को संभालो तो कभी बाप के नखरे उठाओ। इन्हीं सब उथल पुथल में दिन बीतते रहते हैं, जिसमें हर रोज घर के अंदर कुछ नया सियप्पा खड़ा मिलता है, जो ज्यादातर शिविन और रोहन के ऑनलाइन स्कूल और ऑफिस से रिलेटेड ही होता है। एक सुबह, शिविन चल उठ, आज की क्लास जल्दी है। कैमरा ऑफ करके आप अटेंड कर लो। अरे ऐसे छित्तर पड़ेंगे, दादी नानी सब एक साथ याद आ जाएंगी। गीता की लाख मशक्कतों के बाद क्लास तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद शिविन फोन इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने लगता है। रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? कौन था? हाँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे ओ गरीब के बेटे, आजा, मैं बनाती हूँ तुझे गरीब। मैं बताती हूँ रसोड़े में कौन था। पढ़ाई करने बोलो तो इनकी माँ मर जाती है, और ये पागलपंतियां जितनी मर्जी करा लो। गीता शिविन को डांट रही होती है, तभी रोहन बीच में बोल पड़ता है, अरे बच्चा ही तो है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बेटे का साथ देने की इसी एक कोशिश में अब शिविन के साथ साथ रोहन भी गीता के गुस्से की सूली पर चढ़ जाता है। अगर बेटे पर इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे क्लास अटेंड क्यों नहीं कराते, इसका होमवर्क क्यों नहीं कराते? उस समय तो बहुत जल्दी मीटिंग आ जाती है, वो काम मैं करूं और यहाँ इस बेफिजुली की चीज में तरफदारी करके बन जाओ महान। हे भगवान, कोई तो इनके ऑफिस और स्कूल खुलवाओ, मैं इन्हें और घर में नहीं सह सकती। अरे कुछ और मांग लेती, क्योंकि तुम्हारी ये विश इस साल तो पूरी होने से रही, कोरोना। हाय नास पिटे ने जिंदगी ही बर्बाद कर दी। खाए कोई पचाए कोई, कल मुझे चुन चुन कर सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। उन्होंने दुनिया का और इन बाप बेटे दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। गीता वहां से चली जाती है, जिसके बाद रोहन शिविन से कहता है, अरे तुम्हारी मम्मी इतनी भड़की हुई क्यों है? आपकी वजह से पूरा समय घर में रहते हो और उस पर कोई काम कराने की जगह बस ऑर्डर देते रहते हो। अच्छा बेटे, सारा इल्जाम मुझ पर, पूरा दिन तो वो तुम पर ही चिल्लाती है। हाँ, मतलब दोनों का 50-50 है, कुछ करना पड़ेगा। वो कहते ना, मेक द बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। आई हैव एन आइडिया। वैसे तुम्हारी माँ सही कहती है, बहुत जुबान चलाने लगे हो, कम बोला करो। अगली सुबह रोहन और शिविन अपनी गलती को सुधारने के लिए गीता के उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर गीता खुश हो जाती है और फिर बाकी बचा काम वो तीनों मिलकर पूरा कर लेते हैं, जिसके बाद अब वो सब मिल बांट कर हर काम में एक दूसरे की मदद करते हुए लॉकडाउन का मजा लेने लगते हैं। सिद्धि की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है। पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्धि के ससुराल जाते ही भाभी कहती है,
अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे। हाय रे पैंट, अरे वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? जा जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। अब हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी, कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फबता था उस पर, तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा। अब वो ना मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचा पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा दिन पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं ये। हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्धि पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मायके पहली बार आती है। अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी, ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौक की मार्केट में, 150 में। ओ भाभी प्लीज, ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। ओहो, 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं? भाभी, ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी अलमारी में? अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी, अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ, लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी, ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहन ली? अरे माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना करिए, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए। अरे पहले दिखा दिया होता। ये चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी, मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ, कल प्रतीक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को? यहाँ कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुंचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया, यही बहुत है जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे छी छी, ये कौन पहनेगा?
सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है। शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव की राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ, अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाए? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना, मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते, जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है। पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है, तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहां पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है,
जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे करती रहती थी। कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से निहारिका गोलगप्पे तो खा नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसके मन में हर वक्त उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे गोलगप्पे, इस कल मुझे फूड पॉइजनिंग ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मेरे गोलगप्पों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर मैंने तुम्हें खाया तो मम्मी जी तानों के ही गोलगप्पे बनाकर मुझे खिला देंगी। एक दिन निहारिका अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, जिसकी घर से निकलते ही राम रसोई में जाकर कुछ करने लगता है। शाम को निहारिका के घर वापस आते ही उसकी सास कहती है, शक्ल से तो लग रहा है कि डॉक्टर ने थोड़े और समय तक गोलगप्पे बंद कर दिए। अच्छा है, कम से कम अब हमें पूरा दिन गोलगप्पा पुराण तो नहीं सुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर निहारिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी राम गोलगप्पों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर उसके सामने आ जाता है, जिन्हें देखकर निहारिका का चेहरा खिल उठता है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें अपने पसंद की चीज खाने से कोई नहीं रोक रहा। जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उससे खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ बहू, किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, पर अभी मुंह में पानी आ रहा है। गोलगप्पे खाऊं प्लीज? अरे अकेले क्यों, सब साथ मिलकर खाएंगे ना। कहते हैं ना, सीरियल समाज का आईना होते हैं। अब इन सास बहू के जीवन में सीरियल क्या रोल है, चलिए देखते हैं। वीना और उसकी बहू माया दोनों को ही सीरियल्स देखने का बड़ा शौक था। माँ जी जल्दी आओ, जल्दी देखो पवित्रा कैसे अपने पति को चांटा मारेगी। हाँ हाँ, पूरा सीरियल खत्म होने आ रहा है, तब तो बुलाया नहीं। पति को कैसे चाटा मारेगी ये दिखाने बुला रही है। चालाक कहीं की, जानती नहीं हूँ क्या मैं तुझे? अरे क्या जानती हैं आप मुझे, और क्या हर बात पर जानती हूँ करती रहती हैं। बड़ा जो मेरे साथ बचपन में रस्सी कूदा करती थी ना आप। देख, जितनी है ना जबान भी उतनी ही चलाया कर। अभी तो उतनी भी नहीं चलाई है। पता नहीं समझती क्या हो आप अपने आप को। बेटा पैदा किया है कोई हीरा नहीं जो बहू को आए दिन सुनाती रहती हो। तभी वहां सार्थक, जो माया का पति है, वो आ जाता है। क्या बात है माया, क्यों माँ से लड़ रही हो? मैं माँ से लड़ रही हूँ? अरे तुम्हारी माँ साइको है, साइको। शादी से पहले बताया क्यों नहीं? मैं तो ना करती तुम लोगों के घर में शादी। अरे तेरी बीवी की जबान है या घोड़े की लगाम, लगने का नाम ही नहीं ले रही है। ओफो, लेकिन तुम लड़ किस बात पर रहे हो ये तो बताओ। सीरियल देखने बुलाया था, सोचा बुढ़िया सारा दिन दिमाग चलाती है, जरा टीवी में मन लगा ले। अरे ये कैसी भाषा बोल रही हो माया? माँ है ये मेरी। देख बेटा, मैं पागल नहीं हूं जो ये सीरियल दिखाने बुलाए और मैं लड़ पड़ूं। अरे यार, तुम दोनों ना घर का माहौल ठीक रखा करो ना, हमेशा लड़ना ठीक नहीं है। ये बोलकर सार्थक वहां से चला जाता है। अगले दिन वीना टीवी देखते हुए, अरे वाह, बहू हो तो पार्वती जैसी, वरना ना हो तो ही अच्छा है। पार्वती की सास भी असली जिंदगी में अपनी सास से परेशान होगी। अरे देख माया, फ्री में तो मुझसे मत लड़। मैंने तो तुझे कुछ नहीं बोला। नहीं बोला?
क्यों नहीं बोला? अरे सीधे नहीं तो उल्टे से तो बोला ना कि बहू हो तो ऐसी, नहीं तो ना हो। अरे हाँ, तो गलत क्या बोला? ये जो सीरियल देखकर मुझे बोलती है ना, मुझे भी इतना मेकअप करके ऐसा बोलने के हजारों रुपए मिले तो मैं भी ऐसी ही बन जाऊं। तो क्या मेरे बेटे के पास से पैसे नहीं लेती है तू? थोड़ी देर बाद वहां सार्थक आ जाता है। सामने टीवी चलता देख वो समझ जाता है कि सास बहू के बीच लड़ाई का कारण कुछ और नहीं बल्कि टीवी ही है। सार्थक अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे यार, इतनी सी बात? अरे नहीं यार, इतनी सी बात नहीं है। ये टीवी सीरियल वालों के कारण तो मेरे घर में रोज रोज लड़ाई होती है। अरे यार, तो घर से केबल का कनेक्शन ही हटवा दे, फिर ना रहेगा सीरियल ना होगी लड़ाई। वाह जी, अब तो सार्थक को सोल्यूशन भी मिल गया। अगले दिन घर में सिर्फ एक चैनल आता है और वो था दूरदर्शन। अरे बहू, ये क्या, कोई चैनल ही नहीं आ रहा है? ओह, पता नहीं पार्वती की सास ने वो जहर खाया होगा भी कि नहीं। अच्छा माँ जी, आप तो खीर खा लीजिए। हैं? ना ना ना, नहीं खाऊंगी ये जहर वाली खीर। अरे खा लीजिए ना माँ जी, मैं पार्वती की तरह नहीं हूँ। हाँ, और एक बात, केवल आपके कारण घर का केबल कनेक्शन हटा दिया गया है। मेरे कारण? अरे करमजली, सीरियल देख देख कर तो तू चाले चलती थी और कनेक्शन मेरे कारण कटा। अरे वाह, एक नंबर की शातिर है तू। सासू माँ जो मुंह में आता है बोले जा रही हैं। देखा ना, सास भी कभी चुड़ैल थी में क्या हुआ था कमलावती के साथ। अरे बेचारी कमलावती तो अपनी बहू चंडाल रानी के चक्कर में चुड़ैल बनी थी। तू देखना ससुराल सुमन का में क्या हाल हुआ था सुमन का। वो तो मक्खी बन गई थी और जो सास की नाक में घुसकर धमाचाकड़ी मचाई मजा आ गया था। काश मैं भी मक्खी बन पाती। अरे बन, तुम मक्खी बन। अरे मैं तो कहती हूं तुम मक्खी ही बन जाना। तुझे दोनों हथेलियों के बीच रखकर मसलना दूं तो मेरा नाम भी वीणा नहीं। अभी तक तो मैं साफ साफ बात नहीं कर रही थी, लेकिन और तभी सार्थक वहां आ जाता है। अरे अब तो केबल का कनेक्शन भी हट गया, फिर आप दोनों किस बात पर लड़ रही हैं? अरे ये पुराने एपिसोड उठा उठा कर मुझसे लड़ रही है। मैं या आप? एक तो मैं इनके लिए खीर बनाकर लाई, ऊपर से बोल रही थी खीर में जहर है। अरे मैंने कभी बोला कि मेरा रानी हार जो चोरी हुआ है वो तुलसी की सास की तरह कहीं इन्होंने तो नहीं चुरा लिया? अरे कौन तुलसी? वो मीरा आंटी की बहू। मीरा आंटी ने उनका हार चुरा लिया? अरे तू मेरी तुलना उस तुलसी की सास से कर रही है। अरे वो मक्कार सी औरत। अरे नहीं, तुलसी, अपनी वो ससुराल की 4 साल की हीरोइन। ओ हे भगवान, ये सीरियल सास बहू की जिंदगी बर्बाद करके ही रहेंगे। डरपोक सास बहू। जिगर और बलराज अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद तानिया और उसकी सास घर के काम में बिजी हो जाती हैं। तभी रसोई में से तानिया के चिल्लाने की आवाज आती है। ओए माँ, बचाओ रे! उश, 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 भागो यहाँ से! तानिया की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ? और इस तरह स्लैब पर चढ़कर क्यों बैठी हो? उस छिपकली की वजह से। है? छिपकली? अरे कहाँ है छिपकली? ऐसा बोलते हुए तानिया की सास भी डर कर स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे जब इन छिपकलियों को घूमने के लिए हमने दीवार और छत दी है, फिर ये हमारे घूमने की जगह पर क्यों उतर आती है? मुझे क्या पता, सामने बैठी है, आप ही पूछ लो ना, साथ में भगा भी देना। इस पर सास डरते हुए स्लैब पर बैठी बैठी ही छिपकली को भगाने की कोशिश करती है। हुश हुश हुश, अरे जा ना, वापस अपने घर जा।
सासू माँ, छिपकली है, कुत्ता नहीं। अरे हाँ हाँ, छोटी सी ही सही छिपकली तो है, तो तुम ही भगा दो ना। तानिया की सास उसे स्लैब से नीचे गिरा देती है, जिस पर छिपकली तो डरकर भाग जाती है, लेकिन दोनों सास बहू के बीच टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू हो जाता है। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे कुछ हो जाता तो? अगर वो मुझे खा जाती तो? अरे छिपकली थी, डायनासोर नहीं। हाँ, सिर्फ छिपकली ही थी और आपको उससे डर नहीं लगता तो खुद क्यों नहीं भगा दिया? अरे तेरे होते हुए अगर मुझे काम करने पड़े फिर बहू होने का फायदा क्या है? इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। जिगर और बलराज भी ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सास बहू की तू मैं खत्म नहीं होती। आज इस सभा का मुद्दा क्या है? मम्मी ने मुझे छिपकली के सामने फेंक दिया। अरे वाह मेरे डरपोक, मुझ पर 30 साल से शेरनी जैसे हुक्म चला रही हो और एक छिपकली से डर गई। इस पर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं, जिसे देखकर सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखते हुए अब अपनी लड़ाई भूलकर उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं। अरे आप ना ज्यादा बत्तीसी ना दिखाओ, नहीं तो शेरनी के एक पंजे से 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। अपनी माँ की इस बात पर अब जिगर अपने पापा को देखकर हंसने लगता है। अरे क्यों पापा, आ गया स्वाद। अभी आपको भी आएगा स्वाद। इस पर घर में सास बहू ड्रामा बंद होकर पति पत्नी नौटंकी शुरू हो जाती है, जिस पर तानिया से कहा सुनी के बीच जिगर अचानक चिल्लाते हुए कहने लगता है, कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच, हे भगवान, अब हमें इससे कौन बचाएगा? कॉकरोच का नाम सुनते ही दोनों सास बहू सारी लड़ाई भूलकर फुदक से कूदकर पास रखे सोफे पर चढ़ जाती हैं। अरे कहाँ है, अरे कहाँ है कमबख्त? अरे उसे भगाने की जगह अनाउंसमेंट तो ऐसे कर रहा है जिससे 12:40 की आखिरी लोकल है, छूटनी नहीं चाहिए। अरे भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉकरोच बैठा है। जिगर की बात पर एक बार फिर दोनों डर से उछल जाती हैं, जिसके बाद जिगर और बलराज इसी तरह कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली का नाम लेकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह ये दोनों हमारे डर का ऐसे मजाक बना रहे थे जैसे खुद कभी किसी चीज़ से ना डरते हो। ये जिगर ना बचपन में तो चींटी से भी डर जाता था। पर मम्मी, उन्हें डराने के लिए मैं चींटी तो नहीं पकड़ सकती। अरे पागल औरत, इतना बड़ा होकर क्या वो चींटी से डरेगा? मतलब हमें बदला लेने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या ब्रांड न्यू न्यूज़ दी है। सोचो अब। दोनों बहुत देर तक जिगर और बलराज को डराने के लिए अलग अलग तरीके सोचती हैं, पर किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, जिस पर तानिया की सास उससे कहती है, हम उन्हें नहीं डरा सकते, पर अपना डर तो ख़त्म कर ही सकते हैं ना। अगर हमारा डर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मज़े के लिए किसे डराएंगे और इसी तरह उनका पचका हो जाएगा। हाँ, नाइस आइडिया। पर मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? सास की बातों से डरते हुए भी वो दोनों अपने डर को ख़त्म करने के मिशन पर लग जाती है, जिसमें पहला कॉकरोच सामने आते ही वो डर कर भाग जाती है। हमसे ना हो पाई। मम्मी, इससे आप ही निपटो ना। अरे क्या आप निपटो, साथ चल, नहीं तो तेरे ऊपर ना छिपकली गिरा दूंगी। हाँ बस, हाँ, पहले छिपकली पकड़ कर तो दिखाओ। अरे यार चल ना। इस पर दोनों भगवान का नाम लेते हुए एक वाइपर लेकर कॉकरोच के पास जाकर डरते डराते उसे भगा देती हैं, जिसके बाद उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो दिन ब दिन एक एक कर अपने हर डर पर काबू पाने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद, वाह मम्मी, आइडिया तो मस्त था। अब कॉकरोच हो या उसका बाप, मैं किसी से नहीं डरती। अरे शाबाश। और मैं छिपकली हो या उसका पूरा गैंग, सबके छक्के छुड़ा दूंगी। पर मम्मी जी, उससे पहले किसी को सबक सिखाना है। उसी रात जब बलराज और जिगर टीवी देख रहे होते हैं तो दोनों सास बहू प्लान बनाकर छुपके से उन पर नकली छिपकली और कॉकरोच फेंक देती हैं, जिसे देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उछल खड़े होते हैं। अरे ओई माँ, छी ये छिपकली कहाँ से आ गई? ओह, इस कॉकरोच को मेरे ऊपर से हटाओ ना। अरे क्यों बेटे, कैसे माँ याद आ गई? जब माँ को डर लग रहा था तब तो बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे।
ससुर जी, कॉकरोच से तो हम जैसे डरपोक डरते हैं, फिर आज आपको क्या हुआ? दोनों हंसने लगती है, जिससे जिगर और बलराज को भी उनकी गलती का एहसास होता है।